हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, सीटेड दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन बिना किसी तनाव के कर रहे होंगे। आज का टॉपिक बेटा बहुत ही बेहतरीन है। इससे पहले भी जो लेक्चर हुआ है बहुत अच्छा रहा है, आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। आप देखिएगा कि मैं आपको आज क्या देने वाला हूँ। सबसे पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वापस आते हैं क्या हमें करना है। आज हम लोग ये देख पा रहे होंगे, आज बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, मज़ा आने वाला है। लेकिन इन सब क्वेश्चंस को सीखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा लेक्चर के अंत तक। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, और मज़ा आने वाला है। ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पे आपको दिखे वहाँ, और इसके लिए आपको कंप्लीट लेक्चर साथ में देखना होगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। लेकिन हाँ, एक चीज़ और कहनी है। पहले सबसे पहले बता देते हैं कि जो लोग आज, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो आज फर्स्ट टाइम लेक्चर को देख रहे हों, तो उनके लिए ये है कि बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं सीडीपी का। और ये पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, ब्रूनर, चामस्की पर बेस्ड होगा। और बहुत मतलब कह सकते हो कि पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले क्वेश्चंस हैं, मज़ा आने वाला है। और मे भी आपको ये क्वेश्चंस सारे आपकी परीक्षा में देखने को भी मिल सकते हैं। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। लेकिन प्लीज़ सेशन को लाइक किए बिना नहीं जा सकते, आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। शेयर जरूर करेंगे जो भी आपके अपने जानने वाले हैं, या जो भी, ज़रूरी नहीं कि वो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड जिसमें पेडागोजी आती है, उस सबके लिए लेक्चर हमारा ठीक होगा। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इसलिए ताकि आपको जितने भी लेक्चर्स होंगे उनकी नोटिफिकेशन आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलेंगे आप। अगर इस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना होगा, वहाँ से आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लिखा हुआ है कि जीन पियाजे एवं वाइगोस्की संरचनावादी अधिगम को कैसे देखते हैं। ठीक है, जीन पियाजे और वाइगोस्की संरचनावादी अधिगम को कैसे देखते हैं। तो देखिएगा वो कैसे देखेंगे, सक्रिय रूप से विनियोजित अर्थ निर्माण करना। कहने का मतलब ये है कि बच्चा, जब लर्नर एक्टिव होगा तो वो एनवायरनमेंट में अर्थ निर्माण या ज्ञान की संरचना स्वयं कर लेगा। ठीक है, पिक्चर के थ्रू हमने कुछ बताने की कोशिश करी है। ये देखिएगा, तीनों के तीनों जो लर्नर्स हैं वो एक्टिव फॉर्म में हैं, और जब वो एक्टिव होंगे, ठीक है, और सीखने का प्रयास लगातार करेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे, तो जरूर उनके अंदर ज्ञान की संरचना होती रहेगी, और एक दिन ज्ञान एक बड़े फॉर्म में इकट्ठा हो चुका होगा, डे बाय डे, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है आपका फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, क्या बात है, कितनी गजब का तस्वीर है ना। दिमाग में इतना पोटेंशियल है, इतनी पावर, एक मैग्नेटिक एरिया कह सकते हो कवर करता है, जिसे हम जानते ही नहीं। मतलब एक्चुअली अगर हम देखें ना, तो हम अपने ब्रेन को समझ ही नहीं पाए। सबसे ज़्यादा ताकत हमारे ब्रेन में होती है ना, बस उसका यूटिलाइज किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। हार्वर्ड गार्डनर कह रहे हैं कि दूसरों की मनोदशा, स्वभाव एवं अभिप्राय को समझने व प्रतिक्रिया देने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ये मत समझिएगा यार कि ऐसी बुद्धि वाले लोग वशीकरण करते हैं, है ना, खोया हुआ प्रेम मिल जाएगा हमारे पास से, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली क्या है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दूसरों की मनोदशा, मतलब दूसरों की मन स्थिति को, मेंटल स्टेटस को समझ सकते हैं, ये उनके नेचर्स को जान सकते हैं, उनके अभिप्राय व समझने की व उनके रेस्पॉन्स करने के ढंग को वो समझ सकते हैं, जिनमें ये वाली बुद्धि पाई जाएगी। कौन सी वाली बुद्धि भैया, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में अक्सर मिस्टेक हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये इंग्लिश में मैंने ऑप्शंस इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल की हिंदी में कई बार आप डिफरेंस नहीं कर पाते हो, और आपको
प्रश्न का उत्तर पता होने के बावजूद भी जवाब आपका गलत हो जाता है, तो इसलिए ये अवेयरनेस के लिए मैंने रखा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा। इंटरपर्सनल जो होता है वो वही है जो यहाँ पे लिखा है, जो दूसरों के अंतःकरण में चलने वाले विचारों को समझने की क्षमता रखे। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है कि एक बार, मतलब वह व्यक्ति जो खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सकता है, खुद को खुद से एनालिसिस कर सकने में सक्षम है, उसे इंट्रापर्सनल कहा जाता है। वो उसके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। ठीक है, सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थर्ड नंबर जो ये लिखा हुआ ना, सी ऑप्शन जो है, जिसके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है, वे प्राकृतिक व्यवहार को भलीभांति समझ पाते हैं, प्रकृति में होने वाले त्वरित परिवर्तनों को आसानी से समझ पाते हैं। जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस पाया जाता है, इनमें से शिकारी, किसान, ये तमाम लोग मतलब ऐसे होते हैं जो आते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन बच्चों के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? देखिए, सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग कौन कौन से होंगे, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं? आपका परिवार है, जी बिल्कुल है। पास पड़ोस सामाजिकरण में मदद करेगा, हाँ जी करेगा। स्कूल करता है, अरे भैया बड़ी अच्छी भूमिका होती है इसकी, तो केंद्रीय भूमिका है सामाजिकरण करने में, है ना, क्योंकि संस्कृति की धरोहर, संस्कृति को सुरक्षित रखने का काम जो किया है वो विद्यालय ही करते हैं। ठीक है, सो इसका जो जवाब बनेगा वो बनेगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। कह रहे हैं कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में कथन कौन सा सत्य है? तो देखिए, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन थी वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिविज्म पैटर्न को फॉलो करने वाला प्रोसेस है, इसलिए वो किसी भी चीज़ में केंद्रीय या सेंटर्ड होकर रहकर तो नहीं होगा। तो जैसे आपका लिखा हुआ है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, ये नहीं होगा। मानक निर्देश व मूल्यांकन, ये भी नहीं होगा। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, ये बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता जो उसके अंदर हो, संभावना मतलब जहाँ तक उसके पोटेंशियल को डेवलप किया जा सकता हो, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही शिक्षण किया जाना ज़रूरी है यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर बन जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने पिक्चर्स लगा करके बच्चे आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करी है कि इससे क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट बनता है ना, कि जो बताया जा रहा है क्वेश्चन में वो, या जो भी ये सिद्धांत है उसकी पुष्टि करने में बहुत मदद मिलती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लियो वाइगोस्की के अनुसार क्या है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका? जी बिल्कुल, वाइगोस्की का मानना था कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें उनकी भाषा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि भाषा उसको कहाँ से मिली होती है? समाज से मिली होती है। और वाइगोस्की का विश्वास था कि बच्चों में जो बौद्धिक विकास होता है वह समाज और संस्कृति के पारस्परिक क्रिया के माध्यम से ही होता है। अनायास, अचानक, एकांत में कभी किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास संभव नहीं होगा। जिन विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक विकास का मतलब नहीं समझ में आ रहा, वो समझे कि इसे मानसिक विकास, बौद्धिक विकास या सोचने समझने की जो योग्यता होती है उसके संबंध में कहा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब साफ है कि बाकी ऑप्शंस को करने की कोई ज़रूरत है नहीं, चाहो तो कर सकते हो। जैसे बी ऑप्शन लिखा है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास निश्चित चरणों में होता है, तो ये बात पियाजे ने कही थी, इन्होंने नहीं कही थी। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में मानसिक विकास होता है। ठीक है, तो ये बात भी पियाजे की। खैर, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब की बार भी जो तुम्हारा एग्जाम होगा उसमें जरूर मिलेगा। ये देखिएगा, एक शिक्षक को कक्षा में बहुभाषिकता को के रूप में समझना चाहिए। ठीक है,
तो बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में समझना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ना, जो बहुभाषिकता का मतलब है जो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, है ना, उनको संसाधन समझा जाना चाहिए, उनको रुकावट या समस्या नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं कि प्रतिभाशाली एवं सृजनशील बालकों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। मतलब बात समझ में आ रही है। जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं या जो सृजनशील होते हैं, इन बालकों की आवश्यकताओं को किस प्रकार से पोषित किया जाए, मतलब इनको कैसे बढ़ाया जाए, विकसित किया जाए। ठीक है, इस पर बात हो रही है। तो जानते हो क्या करना है, प्रश्नों को हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश देना। ओके, देखिए विशिष्ट निर्देश देना, तो देखिए प्रतिभाशाली और सृजनशील जो बालक होते हैं ना, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं हमें क्रिएटिव पैटर्न्स या कंस्ट्रक्टिविज्म पैटर्न्स को फॉलो करने की ज़रूरत होती है ना। तो मतलब साफ है कि निर्देश से काम तो नहीं चलेगा। सो ये ऑप्शन आपका गलत। सेकंड देखेंगे, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रश्नों का उत्तर रटने पर वो जोर देंगे नहीं, हटाइए इसको। अभिमुखी चिंतन को प्रोत्साहित, अभिमुखी चिंतन का मतलब होता है जो कन्वर्जेंट थिंकिंग को इनकरेज करने का काम करेंगे। ठीक है, सो प्रतिभाशाली और जो सृजनशील विद्यार्थी होता है उसे कन्वर्जेंट थिंकिंग से, या यूं कह सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट थिंकिंग को अप्रोच नहीं करता है। सो वैसे तो एलिमिनेशन के सेक्शन से तीनों ऑप्शन गलत हो चुके हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। लेकिन मैं इसको समझाऊंगा जरूर। चुनौतीपूर्ण कार्य मतलब ऐसे टास्क हों जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, जिससे कि दिमाग उसके ऊपर जाए, लगे, और दिमाग का जो एल्गोरिदम सेक्शन है उसके ऊपर कैलकुलेशन स्टार्ट करे। ठीक है, और क्या करना है, नीरसता को दूर करने के लिए। देखिए नीरस अगर टीचिंग मेथड है या क्लास है या सब्जेक्ट है, तो जो क्षमता दिमाग में है भी ना, वो भी शून्य की तरह बिहेव करती है, अपनी पूरी ताकत नहीं लगाती। ठीक है, सो निरस्ता को जरूर दूर करना है। और ऐसे क्रियाकलाप दे देंगे ना, तो बच्चों की मतलब जो प्रतिभाशाली या ब्रिलियंट स्कॉलर बच्चे हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पर करी जा सकती है। ठीक है, इस तरह से आशा है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार सीटेट में पूछा जा चुका है, और जब भी उसका मन होगा तब फिर से पूछ लेंगे। देखिएगा, यदि कोई बालक स को वॉस कह रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, तो उसकी इस अधिगम आवश्यकता को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, उसे पढ़ने से संबंधित समस्या है ना, तो हमारा उत्तर बनेगा डिसलेक्सिया। अगर राइटिंग प्रॉब्लम होता, डिसेबिलिटी होती, तो हम लिखते डिसग्राफिया। ग्राफिक का मतलब होता है लिखना, राइटिंग करना। और अगर मैथ से रिलेटेड होता तो होता कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। ठीक है, सो यहाँ पर जो आंसर सही हो रहा है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी। एक चीज़ और, ये मैंने जो फिगर लगाई हुई है, पिक्चर लगाई हुई है, तारे ज़मीन पर बेटा एक मूवी आई थी जिसमें बच्चे को डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी थी उसको। और ये जो गुरुजी हैं भाई साहब, इन्होंने किस किस तरीके से इस बच्चे को सिखाने के सारे यत्न करे हैं, सारे जुगाड़ लगा दिए हैं। सो जिन विद्यार्थियों को इसकी स्टोरी नहीं पता हो तो प्लीज़ एक बार जाकर देखेंगे, तो ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपके दिमाग में बिल्कुल धस के बैठ जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर? देखते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगों का कैसा प्रभाव है। भाई देखो, बच्चे की लर्निंग इफेक्ट होगी अगर वो अस्वस्थ होगा, है ना यार। भूखे पेट वजन थोड़ी होते। अगर आप अस्वस्थ हैं, स्टमक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, या और कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो क्या आपकी लर्निंग इफेक्ट नहीं होगी? 110% होगी। दूसरी बात है, इमोशंस, जो संवेगों का संवहन है, प्रवाह है, बहाव है, अगर वो संतुलित नहीं है, ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई सीखना प्रभावित हो सकता है। वो कैसे होगा? देखिएगा, संवेगों का जो प्रभाव है वो नेगेटिव भी असर करता है। किस तरह से करता है? भाई देखो, अगर आपकी प्रवृत्ति या स्वभाव क्रोधी स्वभाव की है ना, आपको क्रोध अत्यधिक आता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका सोशल इंटरेक्शन भी ब्रेक होगा, लर्निंग ब्रेक होगी। भाई आप क्रोधित होंगे तो जो मानसिक गतिविधियां हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगी। ठीक है, सो
बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगों का प्रभाव कैसा होता है? धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है ना। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। देखिए एक चीज़ बताऊं, किसी को अगर बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगों का प्रभाव धनात्मक है, ऋणात्मक है, कैसा है या नगण्य है, मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ तो ये है कि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। अब देखिए, आप इसका उत्तर ऋणात्मक भी बना सकते हैं अगर इसके नेगेटिव परिपक्ष को देखेंगे तो। धनात्मक इसलिए देखेंगे कहेंगे क्योंकि ये जो कुछ भी होता है ना, इसका प्रभाव धनात्मक है, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगों का प्रभाव अधिगम पर होता है, तो एक ये भी बन जाता है। अब अगर एग्जामिनर ने इसको क्लियर कर दिया अपनी भाषा में लिख के तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर उत्तर हम बनाएंगे धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना। अरे रे रे रे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। अगर कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा अपने विद्यालय में असफल होता है, फेल होता है, तो इसका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर बनेगा। देख लेते हैं कैसे। इसका प्रमाण है कि विद्यालय बच्चों की आवश्यकताओं एवं रुचियों की पूर्ति करने में सफल नहीं हो सका। विद्यालय की कंप्लीट व्यवस्था उसके काम नहीं आई, वो उनके साथ फुल्ली इंटरेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए उसकी लर्निंग जो हुई वो ब्रेक हुई। आई थिंक बात समझ में आई होगी। सेकंड ऑप्शन देखिए क्यों नहीं बनेगा, बोलते हैं आनुवंशिकता में दोष है। अरे वाह, माता पिता की हेरिडिटी में ही प्रॉब्लम है। हाँ, नेगेटिव जवाब है, नहीं उत्तर बनेगा। सफल होने के लिए पूरा प्रयास नहीं किया गया और वंचित पृष्ठ वाले बच्चे अधिगम आसक्त होते हैं। ये तो यार गलत लिखा है ना। वंचित पृष्ठ वाले जो बच्चे होंगे वो अधिगम आसक्त होते हैं। अधिगम आसक्त का मतलब क्या हो गया? लर्निंग डिसेबल होंगे। क्लियर? उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखेंगे। मध्य बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो तर्क संगत विचारों का विकास, यही सबसे बेहतरीन जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखेंगे। प्रगतिशील सृजनशील बालकों के मध्य एक प्रमुख अंतर क्या है? देखिए हमने क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बिल्कुल जबरदस्त हैं, सब मजा आ जाएगा, ठीक है। जो प्रतिभाशाली एवं सृजनशील बालकों के मध्य अंतर हमें बताना है, तो देखो ये सब समानता है, अंतर नहीं है कि उनका IQ ना 120 प्लस होता है। जी बिल्कुल। सीखने की गति तीव्र एवं शुद्ध होती, ये भी विशेषता है दोनों की, है ना। अमूर्त चिंतन की अधिकता दोनों में पाई जाती है, तो उत्तर क्या सही होगा? डी। कैसे पढ़ते हैं? एक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील नहीं भी हो सकता है, किंतु एक सृजनशील प्रतिभाशाली अवश्य होगा, ठीक है। चलिए भैया, कुछ हमने समझाने की कोशिश करी है आपको एक तस्वीर से। एक बार वापस हम ऑप्शन नंबर डी को पढ़ेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रतिभाशाली बालक है वो सृजनशील नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर जो मैंने तस्वीर ली है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये भाई साहब कौन से खड़े हैं, है ना। मतलब इनका तो इतना दमदार कैरेक्टर था कि इनकी शक्ल नहीं भी दिखाई दे रही, तब भी समझ में आ रहा होगा कि क्या है। जानते हो क्या है? ये 3 इडियट्स मूवी की वो तस्वीर है जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो क्लास में जब पढ़ाते हैं तो दोनों हाथों से लिखने की पोटेंशियल कैपेबिलिटी इनके अंदर है, ठीक है। लेकिन एक सृजनशील विद्यार्थी जो होता है उनमें ये देखने को मिलता है। आप देख पा रहे हैं, उनमें कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता होगी। आप स्कूटर पे चक्की कैसे बनती है देखो, ठीक है। मसाला पीसने की ये मशीन बना दी उन्होंने और इससे लोगों को रोजगार मिला। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, है ना। ऐसे इनके साथ बहुत सारे केसेस हुए थे, वो अलग बात थी। ये गोल्ड मेडलिस्ट थे, अपनी बड़ा लंबा करियर था इनका यूनिवर्सिटी के संचालन में, कॉलेज के संचालन में। ITians को ट्रीट कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक IT का बंदा, मतलब जिसे हम रैंचो कहते हैं, उसने किरदार के माध्यम से ये बताने की कोशिश जरूर कर दी, ये साबित कर दिया कि प्रतिभाशाली और सृजनशील बच्चों में क्या फर्क होता है, ठीक है। देखिएगा, एक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील नहीं भी हो सकता है, बात तो सही है, किंतु सृजनशील प्रतिभाशाली जरूर होगा, ठीक।
ठीक है, ये इसका प्रमुख अंतर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और भगवान करे कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पे रखा हो, जरूर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, कह रहे हैं कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। तो देखिए ये CCE की बात कर दी, मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर बनेगा। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। संरचनात्मक को भैया फॉर्मेटिव असेसमेंट बुलाते हैं और संकलनात्मक को समेटिव बुलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। भाई देखो, अगर बच्चे को पहले से कितना पता है ये बात पता होगी ना, तो कंस्ट्रक्टिविज्म पैटर्न पर उसको बेस मान करके उसके हम ज्ञान की संरचना करने में उसकी मदद कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें नहीं पता है कि बच्चा कितना जानता है किसी भी सब्जेक्ट को, तो फिर ज्ञान की संरचना ठीक से नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो इसका बेस्ट ऑप्शन आपको मिल चुका है। अनुबंधन समझ तो एग्रीमेंट होता है, क्या करोगे यार इसका, दंड पनिशमेंट तो देनी नहीं है। यंत्रवत याद करना का मतलब होता है हूबहू लड़ना, याद करना, मतलब रोट लर्निंग को रेफर करता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 समझेंगे। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो किसको माना जाए भाई, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाएगा। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, नैतिकता को कार्यवाही के संबंध स्थापित करता है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। जी बिल्कुल, बढ़िया ऑप्शन आपके सामने डी बैठा है। सो इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो बेटा हमने ना बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लगाए, मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आपने ठीक से देखा पढ़ा तो ये मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस है कि एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और मैंने जैसे कि पहले कह रखा है कि आपको 15 नंबर मिल जाएंगे तो ज़रूर मिल जाएंगे। तो आइए, आज की क्लास का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। सो प्लीज़ सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में MCQ 3 सीरीज़ से, ठीक है। सो आगे जो भी मैं देने वाला हूँ या दे रहा हूँ, है ना, वो बहुत करंट का है ना, इस वजह से आपके एग्ज़ाम में अगर आपका सैटरडे संडे में किसी दिन भी आपका एग्ज़ाम जब लगा होगा, जिसका जहाँ पर भी लगा हुआ है ना, तो उन्हें इतना कम समय में पढ़ के बहुत आनंद आने वाला है। आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।